हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो लास्ट में लाइक जरूर करके जाना और चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे हमको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। रोजाना की तरह जानते हो कि रिवीजन कराया जाता है 1 मिनट में सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल मतलब कि सैटरडे को, कल संडे था तो कल वीकली करंट अफेयर आई थी। तो सैटरडे को जो हम लोगों ने डेली करंट अफेयर में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है ये फोन पे के साथ मिलकर के महाकुंभ के अवसर पर महाकुंभ मेला बीमा योजना शुरू किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई, इसमें भारत 85वें स्थान पर आ गया है, सिंगापुर पहले पर है। और ब्लू ओरिजिन कंपनी ने अपना पहला ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया है। ये रॉकेट जो होगा ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा स्पेस से। और लेबनान के राष्ट्रपति बन गए हैं जोसेफ ऑन। 2 सालों के बाद यहाँ पर कोई राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद उनमें से शामिल है जिनको ये पुरस्कार मिला है। टोटल ऐसे 27 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एआई एग्री नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। लॉस एंजल्स के जंगलों में आग फैली है और ये आग अब 3000 से बढ़कर के 40,000 एकड़ तक फैल चुकी है। बहुत तेजी से फैलती जा रही है। कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी है, आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें आपको कारण और निवारण पता लगेंगे। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और जेसी डेनियल पुरस्कार, इससे सम्मानित मशहूर गायक पी जयचंद्रन जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, जिनका आपने रिवीजन किया। अब हम लोग डिटेल करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो आप सब जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को कल ही लिया जाता है, लेकिन कल संडे था तो कल वीकली करंट अफेयर आती है, इसलिए आज इसके बारे में जानिए। तो कल यूथ डे मनाया गया साथियों, और ये सदी के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं हम लोग। बहुत सारे फैक्ट हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो एक एक लाइन आप इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। देखिए, ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, 12 जनवरी 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। घोषणा इसकी 1984 में हुई थी, लेकिन पहली बार 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। तो अगर पूछा जाएगा पहली बार कब मनाया गया तो 1985 बताना, ठीक है ना। और घोषणा कब की गई थी पूछा जाएगा तो 1984 बताना। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में इनकी स्पीच जो दिया गया था इनके द्वारा अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा वायरल रही, जिसमें इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा था। इनका जन्म साथियों 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अभी इस बार 11 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक नई दिल्ली में, अभी भारत मंडपम में, अभी हम लोग आगे बात करेंगे भी, विकसित भारत युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इसका उद्घाटन किया है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट याद रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना का शुभारंभ किया? तो पार्थ योजना ये चलाया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है कि ये अभी मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना, पुलिस और इनकी सबकी ट्रेनिंग के लिए पार्थ योजना लॉन्च करेगी। तो भोपाल में यानी कि राजधानी में लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, इन सब में भर्ती से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाए। तो पार्थ का फुल फॉर्म भी देखिए, पूछा जा सकता है आपसे, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ठीक है। तो ये है पार्थ। तो योजना कौन शुरू कर रहा है? मध्य प्रदेश सरकार। ओके, अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान सीमा को पार करके 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बना है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार बन चुका है।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्योंकि जब वर्ष का सबसे गर्म समय आया था, सबसे गर्म दिन नोट किया गया था, उस टाइम भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था और उस टाइम ही अनुमान बताया जा रहा था कि भाई ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और अब ये सबसे गर्म वर्ष रहने वाला है। और अभी ये रिपोर्ट जो आई है वर्ष के बीत जाने के बाद, मतलब 2024 के बीत जाने के बाद ये रिपोर्ट आई है अब, और इसमें भी ये पुष्टि हो गई है कि 2024 जो बीता ना, ये पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का लिमिट तय किया गया है, इसको ये क्रॉस कर गया है ना। देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितनी लिमिट रखी गई है, और शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है किसी एग्जाम का, मैं देख रहा था तो उसमें ये पूछा गया है। तो ये काफी पहले कि लिमिट कितनी रखी गई है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ये लिमिट रखी गई है ग्लोबल वार्मिंग की, इसको पार कर गया है। ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग कई मामलों में काम आती रहती है। मतलब अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के कुछ भी जब आप न्यूज पढ़ते हो, जैसे आप यही मान लो कि COP29 अभी आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ, बाकू अजरबैजान में। तो बाकू अजरबैजान में जब हुआ तो उसका क्या उद्देश्य था कि भाई हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, एनवायरमेंट को सही करें। तो उसमें भी आपको बीच में मिलेगा व्याख्या में कि भाई क्या उद्देश्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखो, ये ना होने दो। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी, पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी, तो धीरे धीरे बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे जीव ये नष्ट होना शुरू होंगे। इसके अलावा पर्यावरण की जो स्थिरता है, जो संतुलन है, वो बिगड़ना शुरू होगा और फिर इससे तमाम तरीके की बीमारियां आ सकती हैं, वायरसेस पनप सकते हैं नए टाइप के। मतलब समझ लो कि मनुष्य के लिए अनुकूलता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और मनुष्य ही नहीं जीव जंतुओं के लिए भी। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता कैसे है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, जैसे मेथिन का एमिशन हुआ, कार्बन का एमिशन हुआ वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन हुआ। अच्छा एक चीज और, मीथेन का एमिशन से याद आया कि दुनिया का पहला मीथेन गैस को ट्रैक करने वाला सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो आप बताओगे स्पेस एक्स। भाई यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच सकता है, स्पेस एक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मीथेन सेट का काम क्या होता है, दुनिया भर में जहां जहां से मीथेन एमिट हो रहा है ना, मीथेन गैस, ये उसको ट्रैक करेगा, ऊपर से ही देखेगा, अंतरिक्ष से ही, स्पेस से ही, है ना। तो स्पेस एक्स एलन मस्क वाली कंपनी। फिलहाल आ जाते हैं टॉपिक पर। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा है, कुल मिलाकर के ये लिमिट आपको याद रखनी है। इस बार आपको ये याद रहे कि ना याद रहे कि वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा, लेकिन ये लिमिट जरूर याद रखना क्योंकि इसका बार बार जिक्र आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। तो फिलहाल एक यूरोपीय संघ है कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा, इसने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान। यहाँ पर औसत तापमान की बात हो रही, ये भी ध्यान रखना, औसत तापमान की, ठीक है। तो 22 जुलाई एक ऐसा दिन था जो सबसे गर्म दिन माना गया, क्योंकि इस दिन औसत तापमान 17.16 डिग्री पहुंच गया, 17.16 डिग्री। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, हमारे यहाँ तो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं, कतर वगैरह में तो सुने हैं 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ फिर वही औसत तापमान की बात हो रही है, एवरेज। मतलब आप देखो जिस टाइम पर 55 डिग्री सेल्सियस कतर में रहता है, उसी टाइम पर आप यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका वगैरह में, मतलब कनाडा में चले जाओ, वहाँ 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा उस टाइम पे, गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ। रसिया चले जाओ, साइबेरिया क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर और कम रहेगा, बर्फ भी जमी रहती है ग्रीनलैंड वगैरह में। तो औसत तापमान पूरी पृथ्वी का जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस था, और ये भी एक बहुत बड़ा तापमान है, ठीक है ना, पूरी पृथ्वी का मिला करके देखा जाए तो। 2050 तक ये अनुमान लगाया गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, इसीलिए चेतावनी जारी की गई है कि भाई इसको कम पर रखो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी फैल गई, इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है ना, साफ साफ जाएगी आपके पास पीडीएफ। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का उद्देश्य यही था, और इसको आप याद रखना, क्योंकि क्या होता है ना, आप ये नियुक्तियाँ ये सब वगैरह तो याद करते हो, लेकिन ये जो सीरियस क्वेश्चन होते हैं इसको ध्यान में नहीं रखते हो, और यहीं से क्वेश्चन जो बनता है
इसको 80% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और वहीं कट ऑफ में वो पीछे हो जाते हैं। साथियों, बुक आ चुकी है अपनी, और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर इस साल भर का डिटेल कंटेंट के साथ होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। खूब पसंद की जाती है। अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सर्च करके भी ऐसे ऑर्डर कर सकते हो। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूरी बात यह है कि इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से स्पायरल बना करके दिया जा रहा है नोट्स, ठीक है ना, मतलब फोटोकॉपी। तो वैसे में आप ई बुक खरीदोगे इंग्लिश की, उसके बाद फोटोकॉपी कराओगे तो आप 400-500 रुपए तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 300 पन्ने की पेजेस की ये होती है। तो ऐसे में एमजेटी एजुकेशन के द्वारा आपका बाकायदे सब कुछ करके कुरियर वगैरह करा करके भेजा जाता है, और ये मात्र 299 में होता है, मतलब सारा चार्ज मिला करके, कुरियर चार्ज, डिलीवरी चार्ज सब कुछ मिलवा करके ये स्पायरल वगैरह, बाइंडिंग वगैरह सब कुछ करा करके दिया जाता है। जिससे आपका क्या हो कि आप जैसे आप फोटोकॉपी कराओगे तो फिर पंचिंग करवाओगे तो उससे पढ़ने में फट जाते हैं पेजेस, लेकिन स्पायरल रहता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो पिछली बार तो पंच करके ही भेजा जाता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने स्पायरल मशीन ला करके हमने कहा कि चलो स्पायरल से देंगे, तो जिससे स्टूडेंट लंबे समय तक पढ़ सके, साथ ही साथ फोटोकॉपी का जो खर्च आता है वो भी खर्च आपका बच जाए, ठीक है ना। तो वो आप इंग्लिश के लिए व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, 7235939467। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भेज दिया जाएगा। अगला, जनवरी 2025 में पीएम मोदी ने कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया? तो जेड मोड सुरंग जो है इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जेड मोड टनल, ये टनल बनाई गई है साथियों जम्मू कश्मीर में। 13 जनवरी का इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया, या कहें किया जाएगा आज, है ना। आज के बाद तो ये किया गया ही हो जाएगा। तो 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसकी खास बात यह है कि ये गगनगिर और सोनमर्ग के बीच थजविजाज ग्लेशियर पर्वत के नीचे ये बनाई गई है। तो जेड मोड सुरंग है, ये सोनमर्ग सुरंग के नाम से जानी जा रही है क्योंकि सोनमर्ग जगह पर ये बनाई गई है। सोनमर्ग सुरंग भी इसीलिए इसे कह रहे हैं। अगला, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? तो साथियों अभी श्रीलंका ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है विश्व हिंदी दिवस पर। विश्व हिंदी दिवस यानी कि 10 जनवरी, अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया हम लोगों ने, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो श्रीलंका ने क्या किया कि श्रीलंका में ये पहला हिंदी को लेकर के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है, मतलब यहाँ पर भी बच्चे हिंदी पढ़ पाएंगे और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो भारत के जो उच्चायुक्त हैं, भारत के जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में, संतोष झा, इन्होंने, और श्रीलंका के शिक्षा एवं उच्च शिक्षा उप मंत्री डॉक्टर मधुरा सेल्वरत्ने, इन दोनों ने मिलकर के इसका शुभारंभ किया है इस कोर्स का। श्रीलंका में के बारे में तो आप जानते हो, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिस्तानायके, ये नए राष्ट्रपति हैं तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल बताइएगा कहाँ आयोजन किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आज आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप एक काम करो ना कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, खास करके जो बॉर्डर लगाते हैं भारत से, है ना, चलो मालदीव को भी ले लेना, इनके आप कोशिश करो कि राष्ट्रपति, राजधानी और मुद्रा, इन सबका नाम, इन 3 चीज का नाम इन देशों के आप कमेंट करके मुझे आज बता दो। कमेंट करके जल्दी से बताइए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत से सटे, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहाँ पर हाँ कुछ जगह पर है जहाँ सत्तागिरी हुई है, तो वहां पर जो अभी जिसके हाथ में मेन पावर है वही बताइएगा, जैसे बांग्लादेश एग्जाम्पल, है ना। मुद्रा, राजधानी और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में आयोजित होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है इस बार के रेलवे एग्जाम में, और अभी भी फिर से बनेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो शुरू होना है। ये शुरू होगा 28 जनवरी से और 14 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय खेल है भाई, क्योंकि इसके आयोजन में ना कोई एज की लिमिट नहीं होती है। एक होता है खेलो इंडिया का यूथ गेम, ये तो काफी पॉपुलर हुआ, ठीक है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसमें लिमिट क्या है? इसमें लिमिटेशन ये है कि ये युवाओं के लिए ही है, केवल यूथ के लिए है। लेकिन राष्ट्रीय खेल में ये सभी लोग हिस्सा लेते हैं। तो 38वां संस्करण है इस बार का। इससे पहले कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था 37वां, है ना। 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में। 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में। 35वां कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। लेकिन 35वां कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 के बाद कई सालों तक बंद रहा। उसके बाद 38वां 2025 और 37वां 2024 और
36वां 2023 में हुआ। ठीक है, तो फिलहाल इस बार ये 28 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक होगा। मुख्य स्थल इसका देहरादून का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होने वाला है। मसाल का नाम तेजस्विनी रखा गया है। और जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एग्जाम में वो था कि इस राष्ट्रीय खेल का क्या है शुभंकर, तो शुभंकर मौली को रखा गया है या मोनल को। मोनल ये राज पक्षी से प्रेरित है उत्तराखंड के। टैगलाइन रखी गई है संकल्प से शिखर तक। इसका उद्घाटन 26 दिसंबर को हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला किस इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित की गई? संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ये दक्षिण भारत में पहली बार खोली गई है और इसका स्थापना मतलब कहें कि ये कहाँ पर स्थापित की गई है, किसके अंतर्गत, तो आप कहोगे बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, इन्फेक्टियस डिसीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये साउथ इंडिया की पहली है और ये स्थापित की गई है। अब इससे क्या होगा, इससे ना जो बैक्टीरिया, जो फंगस या जो प्रोटोजोआ, इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं इन पर रिसर्च की जाएंगी, है ना। मतलब आप देख रहे हो आजकल बायोलॉजिकल वार चल रहे हैं, वायरसेस इधर उधर से भेज जा रहे हैं। अभी एक नया वायरस आया HMPV, तो चाइना में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिले, उसके बाद अब इंडिया में केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ना हम लोग को ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलने होंगे जहां पर रिसर्च लगातार अपने साइंटिस्ट करते रहें कि कौन से वायरस आ सकते हैं और उनका टोड क्या होगा, एंटीटोड क्या होगा, वो भी बनाया जा सके। तो इसीलिए अभी देख रहे हो ये तो बहुत समझ लो बहुत लेट हो गया। दक्षिण भारत में पहली बार जाकर के अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुला है जो संक्रामक रोगों पर रिसर्च करेगा और उनके निदान की बात करेगा। तो ये फिलहाल और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ICMR ने अभी स्थापित किया है। तो अब इंडिया को तैयार रहना होगा आने वाले टाइम के इस बायोलॉजिकल वार से, क्योंकि अभी अगर हम लोग कंपैरिजन करें चाइना से, जो वायरस का समझ लो कि एक प्रकार से प्रोड्यूसर है, उसके वुहान शहर में ही 5 से 7 लैब हैं, है ना। तो और वहीं से लीक हुआ था कोरोना, इस बार वाला भी HMPV पता नहीं कहाँ से लीक हुआ है। हाल ही में किसके नेतृत्व में नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? दोस्तों इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया मनसुख मंडाविया जी ने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का उद्घाटन किया और इसमें PM मोदी जी का भी स्पीच रहा। कल 12 जनवरी को इन्होंने युवाओं को संबोधित किया। 11 से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहा। 3000 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें आए। 1500 प्रतिभागी इसमें भारत ट्रैक के थे, जिसमें विकसित भारत ट्रैक के थे, जिसमें शामिल हुए। तो PM मोदी ने इस दौरान युवा गान या कहें कि यूथ एंथम भी लॉन्च किया। काफी मोटिवेशनल स्पीच भी इन्होंने दी, आप लोग को भी सुनना चाहिए। 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत प्रदर्शनी का भी प्रदर्शन किया गया। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। अगला, भारतीय जल कार्य संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की गई। 57वां इस बार का वार्षिक सम्मेलन था भारतीय जल कार्य संघ का। ये देखिए इसका ये इमेज बनाया गया है, बहुत ही अच्छा। तो 10 से 12 जनवरी के बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। थीम रखी गई थी वाटर 360 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये इसकी थीम थी, है ना। यहाँ पर वाटर 360 डिग्री ही लिखा गया है। फिलहाल इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। अगला, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के ये था। हाल ही में किस फूड कंपनी ने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया? SNACC। तो स्नैक ऐप आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा चर्चे में मिलने वाला है, क्योंकि इसका आप खूब एडवर्टाइजमेंट होगा। इसको लॉन्च किया है स्विगी ने। खास बात इसमें ये होगी कि ये 15 मिनट में डिलीवरी करेगा। तो 15 मिनट में डिलीवरी करने के लिए स्नैक ऐप लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी? चाय मंगा सकते हो, कॉफी मंगा सकते हो, मैगी मंगा सकते हो, मतलब जो छोटे मोटे आपके जो चाइनीज फूड आइटम खाने के लिए जो आप चाहते हो वो चीजें आप बैठे बैठे ऑर्डर कर पाओगे, है ना। खाओ और सेहत बिगाड़ो। तो फिलहाल बेंगलुरु कर्नाटक में ये शुरू किया गया है सबसे पहले। और उसके बाद मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई ट्रैफिक में अटक गया बेंगलुरु में तो कैसे 15 मिनट में करेगा पूरा, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी। स्थापना स्विगी की बात करें 2014 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। श्री हर्ष मजेटी ये इसके संस्थापक हैं। स्विगी भारत की पहली डेकाकॉर्न फूड कंपनी है। डेकाकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न सुने हो? यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन वाली कंपनी। और अगर $1 बिलियन को बढ़कर के $10 बिलियन हो जाए तो तब उसे कहेंगे डेकाकॉर्न कंपनी।
तो ये भारत की पहली डेकाक्रॉन फूड डिलीवरी कंपनी है। ठीक, चलिए, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानने से पहले एक बार फिर से कहूंगा, बुक जो है इसको ऑर्डर कीजिए, और ये आपको MZT ऐप पर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जहां से आपको पसंद हो वहां से आप ऑर्डर कीजिए। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि दीपम के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। दीपम बोले तो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, तो इसके सचिव अरुणीश चावला है। बीमा सखी योजना का पहला राज्य हरियाणा, दूसरा राज्य गोवा। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कुल कितने देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया था। दूसरा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीय संस्थाओं को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला। आज की ही वन लाइनर में मैंने आपको बताया है। कमेंट करके दोनों का आंसर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।